दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग को 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इतना ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ ही ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि इस पूरी जंग में अगर वाकई फिलिस्तीन का किन्हीं दो ताकतों ने साथ दिया है, या ये कह सकते हैं कि कोई दुनिया के दो देश सच में फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, तो उनमें से एक तो यमन है जबकि दूसरा है साउथ अफ्रीका। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका ने फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए जो रास्ता चुना है, वो कदम पिछले 70-75 साल के इतिहास में अरब या फिर किसी मुस्लिम देश ने भी नहीं उठाया था। ना तो इस तरह का रास्ता चुना था और न ही कभी इस तरह का रास्ता चुनने की उम्मीद की थी। हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका ही वो पहला देश है कि जो इसराइल को उसके सारे कारनामों और उसके सारे क्राइम्स की वजह से ICJ मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा चुका है। और वहाँ पर एक ऐसी बड़ी लीगल लड़ाई का आगाज हो चुका है कि जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। शुरू में साउथ अफ्रीका की तरफ से जब ये केस फाइल किया गया था और दुनिया भर में खबर फैली थी, तो इसराइल हमेशा की तरह इस पूरे मामले को बहुत हल्के में ले रहा था। हल्के में लेने की वजह यही थी क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो शायद ही इसराइल ने UN की कभी सुनी होगी, वरना UN की जितनी भी बॉडी हैं, मतलब जितनी भी अलग अलग शाखाएं हैं, उनका कोई भी ऑर्डर आए, कोई भी वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हो, इसराइल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसको रियलाइज हो चुका है कि ये मामला पुराने मामलों की तरह आसान नहीं है, बल्कि हालात अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुके हैं। यही वजह है कि सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यानी कि ब्लिंकन, उनको न सिर्फ पूरी अरब दुनिया का बल्कि इसराइल का दौरा करना पड़ा, जहां पर उन्होंने सारे अरब देशों को और साथ ही साथ इसराइल को ये समझाने की कोशिश की कि इस पूरे मैटर से कैसे निपटा जाएगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों का ही असर था कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंग्लिश में पूरी दुनिया को खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से पलटी मार दी और दुनिया के सामने ये समझाने की कोशिश की कि इसराइल ना तो गाजा पर कब्जा करना चाहता है और ना ही उसके लोगों को उनके घरों से यानी कि ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। ये दरअसल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश थी, मगर जाहिर है तीर तो पहले ही कमान से निकल चुका है, क्योंकि इसराइल के अलग अलग मंत्रियों के और अलग अलग ऊंची पोस्ट पर बैठने वाले लोगों के वो सारे बयान सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर फिलिस्तीनियों के खिलाफ दिए थे। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक पहले दिन की सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद न सिर्फ इसराइल ही बल्कि पूरी दुनिया भी हैरान है, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि साउथ अफ्रीका ने इस लेवल का केस तैयार किया है। ये केस कितना ज्यादा जबरदस्त और मजबूत है, इस चीज का अंदाजा ट्विटर मतलब के X पर जारी किए गए उन बयानों से लगाया जा सकता है कि जो एक दिन की हियरिंग के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, अब वो चाहे नेतन्याहू की गवर्नमेंट से ही जुड़े हुए हों या फिर ऑपोजिशन की तरफ से हों, उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। फ्रस्ट्रेशन का आलम तो ये है कि इसराइल ने कहा है कि ये साउथ अफ्रीका हमास की एक लीगल टीम है और ये जितने भी वकील बैठे हुए हैं ये दरअसल हमास के ही वकील हैं। ये सब चाहते हैं कि हमास को अलाउ किया जाए कि उसने पास्ट में जो कुछ भी गुनाह किए हैं वो उन सबको दोबारा कर सके। इस केस में दोस्तों और क्या क्या है, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, नतीजा कैसे आएगा, कब आएगा और क्या क्या होगा, ये सब कुछ ही जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला लेकर साउथ अफ्रीका ही कोर्ट में क्यों पहुंचा है। क्योंकि जाहिर है साउथ अफ्रीका ना तो एक अरब कंट्री है, ना ही मुस्लिम कंट्री है और ना ही फिलिस्तीन और इसराइल वगैरह के पड़ोस में मौजूद है, बल्कि वो तो फिलिस्तीन से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा साउथ अफ्रीका के इतिहास से, वो भी ज्यादा पुराने नहीं बल्कि आज से सिर्फ 30-40 साल पुराने इतिहास से। आप जब किताबों में इस दौर पर नजर डालेंगे तो आपको सबसे मशहूर और सबसे मेन चेहरा नजर आएगा नेल्सन मंडेला का। वही नेल्सन मंडेला कि जिनको मॉडर्न साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है और दुनिया के बाकी इलाकों में भी काफी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में आप लोगों को उनके स्टैचूज मिल जाएंगे। नेल्सन मंडेला को आप लोग साउथ अफ्रीका का गांधी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद न सिर्फ गांधी से इंस्पायर थे बल्कि उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तरीका अपनाया था वो भी काफ़ी हद तक गांधी जी जैसा ही था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भी बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह ही एक लंबे वक्त तक अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो कुछ इस तरह के चंद गोरे लोगों ने आकर वहाँ पर ब्लैक लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। गुलाम इस नज़र से क्योंकि उनके सारे राइट्स छीन लिए गए थे और उनको बराबर का शहरी माना ही नहीं जाता था।
नेल्सन मंडेला ही उस लड़ाई के मेन हीरो थे। इन लोगों ने एक लंबे वक्त तक लाख कुर्बानियां देने के बाद न सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि 1994 में फाइनली साउथ अफ्रीका को अपना पहला ब्लैक राष्ट्रपति मिला कि जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। इन्हीं नेल्सन मंडेला ने खुले तौर पर एक बार ये कहा था कि साउथ अफ्रीका के लोगों की आज़ादी उस वक्त तक अधूरी है कि जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। नेल्सन मंडेला की ज़बान से बोले गए ये तारीखी और मशहूर जुमले नेल्सन मंडेला के उस स्टैचू के नीचे भी लिखे हुए हैं जो दरअसल आज भी वेस्ट बैंक यानी कि फिलिस्तीन के मशहूर शहर रामल्ला में मौजूद है। ये स्टैचू 1997 में यानी नेल्सन मंडेला की जिंदगी में ही फिलिस्तीन में लगा दिया गया था। इस हिसाब से आप धीरे धीरे समझ चुके होंगे कि नेल्सन मंडेला और फिलिस्तीनियों की दोस्ती का क्या आलम था। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि ब्लैक लोगों की आज़ादी के लिए लगभग अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटने वाले मंडेला को अमेरिका और उसके सभी दोस्तों की तरफ से एक टेररिस्ट के तौर पर देखा जाता था। सन 2008 तक नेल्सन मंडेला अमेरिका के आतंकवादियों की लिस्ट में ही शामिल हुआ करते थे। इजराइल भी हमेशा की तरह न सिर्फ अमेरिका की टीम में शामिल था बल्कि वो तो पर्सनली साउथ अफ्रीका में उन लोगों की मदद किया करता था कि जिनके खिलाफ मंडेला की लड़ाई चल रही थी। हर मामले में मदद यानी हथियारों से मदद, पैसे से मदद, जासूसी में मदद, हर मामले में मदद किया करता था। इसके बिल्कुल उलट जो फिलिस्तीन के लीडर थे यानी कि यासिर अराफात, इसके अलावा लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, ये सब लोग खुले तौर पर नेल्सन मंडेला को और उनके मूवमेंट को सपोर्ट किया करते थे और उनकी हर तरह से मदद किया करते थे। यही वजह रही कि नेल्सन मंडेला ने मरते दम तक फिलिस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ा था। साउथ अफ्रीका की तरफ से फिलिस्तीन के इस मैटर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखने की वजह तो आप लोग जान ही चुके होंगे। चलिए अब जरा मुद्दे पर आते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है वो लगभग 84 पेजेस की एक पूरी चार्जशीट है जिसमें 154 पॉइंट्स के जरिए से सारे मामले को एक्सप्लेन किया गया है और वो सारे फैक्ट्स बताए गए हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि इजराइल फिलिस्तीन के अंदर मतलब गाजा के अंदर पूरी नस्लकशी कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इसको काफी मजबूत मानते हुए इस पर सुनवाई की हामी भरी और फौरन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी। पहले दिन तो साउथ अफ्रीका की तरफ से वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि इजराइल हकीकत में गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और वो सुनवाई पूरी हो भी चुकी है। अब दूसरे दिन जाहिर है इजराइल उनका जवाब देगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि इस केस की तो आगे सुनवाई होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये केस सुना जाने के काबिल ही नहीं है। ये सारे इल्जाम पूरी तरीके से झूठे हैं और कोर्ट को ये फैसला भी लेना होगा कि वाकई इस केस को सुना जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर कोर्ट इस बात पर मान गया कि हाँ सुनवाई होनी चाहिए तो जाहिर है इजराइल ऑलरेडी आधा केस वहीं हार जाएगा और फिर कोर्ट की इस हामी के बाद ही पूरी तरीके से सुनवाई शुरू होगी जो हो सकता है महीनों तक चले। वैसे तो दोस्तों कोर्ट में हर दिन क्या होगा मतलब कोर्ट की डेली अपडेट क्या होगी ये भी हम जानेंगे मगर इस चैनल पर नहीं बल्कि इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेकंड चैनल बनाया है जिस पर मैं अब हर दिन कोर्ट की अपडेट लेकर आया करूंगा और इसके अलावा फिलिस्तीन और इजराइल के बाकी मुद्दों पर भी बात किया करूंगा। उस चैनल का नाम है साजिद जुहैब जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप लोग सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे केस को सुनने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस मौजूद होंगे जो लगभग सभी अलग अलग देशों से होंगे मगर यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि इजराइल को यह अधिकार होगा कि वो इन 15 में से किसी एक को खुद चुन सके। ठीक इसी तरह से दूसरी पार्टी साउथ अफ्रीका को भी ये अधिकार होगा कि वो एक जज को खुद से चुन सके। आखिर में फैसला वही माना जाएगा कि जो मेजॉरिटी की तरफ से दिया जाएगा मतलब 15 में से 8 जज जिस बात पर राजी हो जाएं और जिस चीज को सही मान लेंगे वही फैसला होगा। शुरुआती दौर में तो साउथ अफ्रीका की तरफ से दायर किए गए इस मुकदमे का समर्थन करने से ज्यादातर देश बचते हुए दिखाई दे रहे थे मगर अब समर्थन करने वालों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ज्यादातर मुस्लिम देश और दुनिया के कई बाकी देश भी साउथ अफ्रीका को समर्थन दे चुके हैं जबकि दूसरी तरफ इस केस की मुखालिफत करने वाले लोगों की लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम नजर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप पहले ही समझ चुके होंगे क्योंकि पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा नाम है यूनाइटेड किंगडम। हालांकि रशिया, चाइना और इंडिया जैसे कुछ मशहूर और बड़े नाम ऐसे भी हैं जो दोनों ही टीम से गायब नजर आ रहे हैं।
आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि इजराइल में दूसरे बहुत सारे मामलों की तरह इस मामले को लेकर भी टूट फूट नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के एक पार्लियामेंट मेंबर हैं, मतलब लॉ मेकर हैं, कि जिनका नाम ऑफर कैसिफ बताया जा रहा है, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को सपोर्ट कर दिया है। इजराइल में हंगामा तो मच ही गया है। बहुत सारे नेता अब इस बात को लेकर मशवरा कर रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन लाकर इस बंदे को ही अपने पार्लियामेंट से यानी कि कनेसेट से बर्खास्त कर दिया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के जो ऑलरेडी इस मुकदमे में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, वहां से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेबर पार्टी से जुड़े हुए एक मेंबर ने खुले तौर पर साउथ अफ्रीका को इस मामले में सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल दोस्तों आखिर में एक बार फिर से वीडियो को ख़त्म करते वक्त मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल के जो मैंने डेली अपडेट के लिए और न्यूज़ वगैरह के लिए बनाया है, जिसका नाम है साजिद ज़ुहैब, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।